हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको इस वीडियो में। मैं हूं शत्रुघ्न यादव, आप देख रहे हैं शत्रुघ्न टीचिंग सेंटर। दोस्तों, यह जो वीडियो है प्रकाश की घटनाओं से संबंधित है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। दोस्तों, प्रकाश की घटनाओं से संबंधित भिन्न भिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको पता ही होगा। इन घटनाओं को अच्छी तरह से समझने के बाद इससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को आप आसानी से इस वीडियो को देखने के बाद हल कर पाएंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। देखिए, प्रकाश की घटनाओं से संबंधित जो यहाँ पर पॉइंट है वह है सबसे पहले परावर्तन, उसके बाद अपवर्तन, उसके बाद प्रकीर्णन, पूर्णांतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण। इन पांचों घटनाओं को ही इस वीडियो में मैं शामिल किया हूँ। इन पांचों घटनाओं को अच्छी तरह से समझेंगे कि यह घटना कैसे होती है और उसके बाद इससे रिलेटेड प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इन पांचों घटनाओं में सबसे पहले मैं प्रकीर्णन को समझाऊंगा, उसके बाद पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन को समझाऊंगा, उसके बाद वर्ण विक्षेपण को समझाऊंगा, उसके बाद ही आपको परावर्तन और अपवर्तन समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब परावर्तन अपवर्तन हम आपको बताने लगेंगे आप वीडियो छोड़कर भाग जाइएगा, क्योंकि आपको पता है ये जो परावर्तन और अपवर्तन है पहले से दिमाग में कुट कुट कर भरा हुआ है। लेकिन थोड़ी सी अगर प्रॉब्लम होती होगी तो प्रकीर्णन में और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में या तो वर्ण विक्षेपण में ही थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको होता होगा। तो दोस्तों, मेरा उम्मीद है कि यह वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है आपके दिमाग में सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, प्रकीर्णन जो है पहले आपको समझना है कि प्रकीर्णन की घटना किसको कहेंगे। प्रकीर्णन की घटना यह कैसे होता है ना। तो जब सूर्य की किरणें किसी भी माध्यम से होकर गुजरती है तो उन माध्यमों के कणों पर पड़ती है, तो उन कण पर पड़ने के बाद वह कण जो है प्रकाश को चारों दिशाओं में परिवर्तित कर देती है। इस घटना को प्रकीर्णन कहा जाता है। प्रकाश का क्या कहा जाता है? प्रकीर्णन। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वह वायुमंडल ही हो, किसी भी माध्यम से जब गुजरेगी, क्योंकि वायुमंडल में भी बहुत सारे गैस हैं, है ना। तो वायुमंडल में गैस, तो गैस में भी तो कण हैं, तो उन कणों पर जब प्रकाश पड़ेगी तो कण जो है उन प्रकाश को चारों दिशाओं में वितरित कर देगा या तो परिवर्तित कर देगा। तो इस घटना को प्रकीर्णन कहा जाता है। अब इस घटना से कौन कौन से प्रश्न पूछा जाता है समझिएगा। जैसे ही रंग वाला जो आ जाएगा ना, रंग से संबंधित, तो ये प्रकीर्णन हो जाता है इसका जवाब। जैसे देखिए, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का रंग नीला, प्रकीर्णन के कारण। सूर्य अस्त के समय या सूर्य उदय के समय लाल रंग का दिखाई देना, प्रकीर्णन के कारण। तो ये आप समझ गए होंगे, है ना, कि रंग पूछेगा तो प्रकीर्णन उसका जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों, रंग क्यों, देखिए उससे इसका गहरा रिलेशन है, क्योंकि तरंगदैर्घ्य पे इसका अपोजिट होता है। तरंगदैर्घ्य, देखिए जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है ना, उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अब जैसे आप लोग तो जानते ही होंगे कि वर्ण विक्षेपण की क्रिया में 7 रंग में बदल जाता है श्वेत प्रकाश। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल का होता है। तो यहाँ पर यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि लाल रंग का प्रकीर्णन, तो सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि तरंगदैर्घ्य लाल का सबसे ज़्यादा है तो प्रकीर्णन सबसे कम होगा, समझिएगा। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है तो बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। तरंगदैर्घ्य का अपोजिट है प्रकीर्णन, ये आप समझिएगा, है ना। इसीलिए रंगों से गहरा नाता है प्रकीर्णन का। रंगों वाली जो प्रश्न है प्रकीर्णन उसका जवाब होता है। तो प्रकीर्णन आप समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। चलिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, है ना। देखिए, नाम तो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, लेकिन ये जो है ना अपवर्तन के सिद्धांत पर है। कहिए कैसे? देखिए, इसका 2 नियम है, 2 रूल है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए पहला रूल है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। विरल से सघन में नहीं, तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, पहला नियम है। दूसरा है कि आपतन कोण
क्रांति कोण से बड़ा होना चाहिए। अब ये क्रांति कोण क्या है? तो दोस्तों क्रांति कोण अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, वही कोण उसके बराबर आपतन कोण होता है, इसे ही क्रांति कोण कहते हैं। देखिए समझिएगा, आपतन कोण आपतित कोण के बराबर 90 डिग्री का होना चाहिए। इसका मतलब है कि जब क्रांति कोण से बड़ा होना चाहिए, मतलब कि आपतन कोण 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। कहने का मतलब साफ साफ यही हुआ, 90 डिग्री से आपतन कोण बड़ा हो जाएगा तो वह सघन से सघने माध्यम में अपवर्तित हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब कि जब सघन माध्यम से प्रवेश कर रहा है प्रकाश, तो वह अपवर्तित होकर के सघन माध्यम में ही चला जाता है, वह विरल में नहीं आता है। तो सघन से सघन में चला गया, इसी घटना को पूर्णांतरिक परिवर्तन कहेंगे। और वह सघन से जब प्रकाश चला तो विरल में नहीं आता है, वह सघन में ही मुड़ जाता है ना। तो इसे क्या कहा जाता है? पूर्णांतरिक परिवर्तन कहा जाता है। दोस्तों पूर्णांतरिक परिवर्तन से संबंधित बहुत सारे उदाहरण पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, जैसे हीरा का चमकना। हीरा का चमकना किसका उदाहरण है? पूर्णांतरिक परिवर्तन का, है ना। रेगिस्तान में मरीचिका का बनना पूर्णांतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। जल में बड़ी परख नली का चमकना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। कांच में आई दरार का चमकना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो ये चमकना चमकना आ रहा ना, चमकना चमकना, पूर्णांतरिक परिवर्तन मार दीजिए, सही हो जाएगा। दोस्तों मरीचिका का बनना हमेशा पूछता है। रेगिस्तान में होता क्या है? देखिए बहुत बार पूछा गया है कि रेगिस्तान में ऊँट या कोई भी जानवर दौड़ते दौड़ते डेथ कर जाता है, क्यों? तो जानवर को दूर से लगता है कि आगे पानी है, यानी बालू पे लगेगा कि पानी है, तालाब है बहुत बड़ा, लेकिन जब आगे जाता है तो वहीं तालाब आगे चला जाता है, क्योंकि पूर्णांतरिक परिवर्तन उससे दूर होने लगता है। तो पानी तो है नहीं, वहाँ तो हो रहा है पूर्णांतरिक परिवर्तन, तो इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ये सारे कंसेप्ट आपके माइंड में चला जाएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं, वर्ण विक्षेपण की प्रक्रिया को समझते हैं। दोस्तों वर्ण विक्षेपण की प्रक्रिया है कि जब श्वेत प्रकाश को, यानी कि सूर्य के प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपवर्तित होकर, समझिएगा, वह अपवर्तित होकर 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ऐसा भी प्रश्न आया है कि किस कारण से प्रिज्म में 7 रंग में विभक्त होता है? तो अपवर्तन के कारण अपवर्तित हो जाती है, मेन पॉइंट है ना। तो अपवर्तित होकर के यहाँ पर 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। और ये 7 रंग कौन कौन है ये समझिएगा। इसका ट्रिक है बैजानी हप्पी नाला। दोस्तों बैजानी हप्पी नाला नीचे से ऊपर, बैजानी हप्पी नाला नीचे से ऊपर, समझिएगा। बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल, है ना। इस तरह से अब इसमें पूछा जाता है कि सबसे ऊपर लाल रंग, सबसे नीचे बैगनी रंग, सबसे बीच में हरा रंग। सबसे बीच वाला बहुत ज़्यादा पूछा गया है दोस्तों कि वर्ण विक्षेपण की प्रक्रिया में, या तो पूछा जाता है कि इंद्रधनुष की प्रक्रिया में बीच में कौन सा कलर आ जाता है? दोनों में हरा ही आंसर होता है ना। यहाँ पर प्रश्न आ जाएगा कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो लाल का। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो हरा का। विचलन से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो डायरेक्ट आप दिमाग में रखिए कि विचलन जो होता है वह झुकाव को कहते हैं। कितना ज़्यादा जो मुड़ा, झुका, उसको विचलन। तो सबसे अधिक विचलित कौन हो रहा है? बैगनी। सबसे अधिक विचलित कौन हो रहा है? बैगनी। सबसे कम विचलित कौन हो रहा है? लाल। जो ज़्यादा मुड़ा है वह अधिक विचलित हो रहा है ना। तो इस तरह से वर्ण विक्षेपण भी आप समझ ही गए होंगे। कुछ नहीं, बस 7 को कलर का नाम याद रखना है, बीच वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला। तरंगदैर्घ्य किसका ज़्यादा होता है, तरंगदैर्घ्य किसका कम होता है ना। सबसे ज़्यादा कौन विक्षेपित होती है, कम होती है। तो दोस्तों ये तीनों आप समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं परावर्तन की ओर। परावर्तन है क्या? जब प्रकाश एक सतह से टकराती है तो वह लौटती है ना। प्रकाश लौटेगी ना, तो प्रकाश की लौटने की घटना को परावर्तन कहता है। इसका 2 नियम होता है। देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में, यहाँ पर एक ही तल में होता है।
दूसरा नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। ये जो आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है ना, दोनों क्या होता है, बराबर होता है। ये परावर्तन नियम हो गया। चलिए अपवर्तन को समझते हैं। अपवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपवर्तन के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी, दो अलग अलग माध्यम की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों जब प्रकाश किसी माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह सामने ना जा कर के थोड़ा सा मुड़ जाती है, सामने ना जा कर के थोड़ा सा मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। सामने जाती हुई प्रतीत होती है लेकिन वास्तव में वह थोड़ा सा मुड़ जाती है। इसका भी दो नियम है। दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं, जिसमें एक नियतांक आता है sin i बटा sin r बराबर म्यू, जिसको एक नियतांक बोला जाता है। दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। पहला जो नियम है ये प्रवर्तन वाला ही है। देखिए तीनों एक ही तल में होता है। कौन कौन? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, उस पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। यह पहला नियम है। दूसरा नियम जो होता है कि आपतित किरण का जया, अपवर्तित किरण का जया, दोनों के अनुपात एक नियतांक होता है। यह स्नेल का नियम है। अब दोस्तों अपवर्तन के भी उदाहरण से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रकाश के अपवर्तन में आपसे पूछा जाएगा कि तारे टिमटिमाते हुए नज़र क्यों आते हैं, तो यह अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, तारे टिमटिमाते हुए नज़र क्यों आते हैं? अपवर्तन के कारण। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई क्यों देते हैं? सूर्योदय या सूर्य अस्त के बाद भी सूर्य दिखाई क्यों देते हैं? तो अपवर्तन के कारण ही दिखाई देते हैं। अगला है कि द्रव में कोई भी वस्तु अंशतः डुबाया जाए, सीधा छड़ तो टेढ़ी दिखाई देगा, आधा डुबाइएगा तो जहाँ से वह डूबेगा वहाँ से वह टेढ़ी दिखाई देगा। तो इस घटना को अपवर्तन के नियम से ही यह होता है। पानी में यदि सिक्का डालते हैं तो कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, अपवर्तन के कारण। पानी में मछली तैर रही है तो वह मछली कुछ ऊपर दिखाई देता है अपनी वास्तविक गहराई से। इस पर प्रश्न भी पूछा जाता है कि यदि कोई मछली 1 फीट की गहराई में तैर रही है, उसे मारने के लिए कितनी लंबाई की डंटा की आवश्यकता होगी? तो दोस्तों 1 फीट से अधिक लंबाई के, क्योंकि वह ऊपर नज़र आता है और वह वास्तविक गहराई और थोड़ा सा उसका नीचे रहता है। तो ये सब अपवर्तन के कारण होता है। तो दोस्तों आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, यह मैं आशा करता हूँ। ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं परीक्षाओं में, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगले वीडियो का इंतज़ार कर सकते हैं, मैं जल्द ही नया वीडियो लाऊंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।